हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वन शॉट। मतलब ये आपका रिवीजन लेक्चर है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप डायरेक्टली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वन शॉट ना देखें, या कभी भी आप कहीं पर भी किधर भी वन शॉट देखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपका ये फर्ज बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि आपका जो कंसेप्ट है किसी भी चैप्टर का वो आपको पूरी तरह से आना चाहिए। ये सिर्फ वन शॉट वीडियोस किस लिए रहते हैं? दिस वन शॉट वीडियोस आर ओनली फॉर रिवीजन। ओके, तो रिवीजन, तो वन शॉट देखने से पहले आप क्या कीजिए, जो इसके टॉपिक्स है उसको गो थ्रू कीजिए, उसके बाद वन शॉट देखिए ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, तो आज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट वीडियो है। इसमें हम पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं, और उसके कंसेप्ट भी देखेंगे कि अगर अलग कंसेप्ट पे अलग न्यूमेरिकल या अलग फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो स्टार्ट हुआ था हमारा सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। किससे स्टार्ट हुआ था? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए गॉस लॉ क्या है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ ने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन एनक्लोज्ड कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज इन द कंडक्टर अपॉन परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये क्या था? गॉस लॉ का इक्वेशन था। इसके बाद हमने इसके तीन एप्लीकेशन देखे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसके बाद हमने कितने एप्लीकेशन देखे थे? इसके तीन। सबसे पहला था हमारा स्फीयर के लिए, इसके लिए था हमारा स्फीयर। उसके बाद था हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, और थर्ड था हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए। ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का अगर आपको डायग्राम याद रहेगा, सॉरी स्फीयर का डायग्राम याद रहेगा, तो हमने क्या लिया था? एक हॉलो स्फीयर लिया था। हमने क्या लिया था? एक हॉलो स्फीयर लिया था। इसका सेंटर था ओ पे और इसका रेडियस था कैपिटल आर। रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इज कैपिटल आर। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या बात की थी? इसके ऊपर जो सरफेस पे चार्जेस है, क्या है? सरफेस पे चार्जेस है, उसको हमने नाम दिया था, इट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। कितने चार्जेस है इसके सरफेस पे? सिग्मा, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब फिर हमें क्या पूछा गया था कि कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे जो डिस्टेंस आर पे है, कहाँ से? डिस्टेंस आर पे है, कहाँ से? हमारे सेंटर ऑफ स्फीयर से। तो मुझे पॉइंट पी पे इस स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पूछा था, राइट। तो हमने क्या बोला था? जब भी हम गॉस लॉ पढ़ेंगे हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या ड्रॉ किया था? एक इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था हमने? एक इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या है ये? इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन स्फीयर, सॉरी सरफेस। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या लिया था? एक स्मॉल एरिया लिया था और इसका एरिया वेक्टर था डी ए इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब हमें पता है क्या, इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या मिला था? ई का इसके लिए फॉर्मूला मिला था हमें सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन स्फीयर। ठीक है, याद कैसे रखेंगे अगर आपको? चलो याद कैसे रखेंगे इसको? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे याद रखेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर का स्क्वायर प्लस बाहर का स्क्वायर। और हमें पता था क्या, ये सब क्वांटिटीज क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें एक रिलेशन और मिला था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन मिले थे हमें, कहाँ से? स्फीयर से। उसके बाद देखा था हमने इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, मतलब एक लॉन्ग शीट था हमारा जिसका डायमीटर नेग्लिजिबल था। इसका डायमीटर क्या था? नेग्लिजिबल। और ये कहाँ तक गया था? प्लस इन्फिनिटी तक, और ये गया था माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है,
उसके बाद हमने कहा था, यहाँ पर हमने एक पॉइंट अज्यूम किया है। क्या पॉइंट अज्यूम किया है? यहाँ पर एक हमने पॉइंट पी अज्यूम किया है जो वायर के एक्सिस से, किससे? वायर के एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? एट डिस्टेंस आर पे है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या निकाला था? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कैसे निकाला था हमने? यहाँ पर भी क्या किया था? जैसे यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था हमने स्फेरिकल, वैसे यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया था? एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया था ऑफ रेडियस आर। इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया था ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ऑफ रेडियस आर। और हमने बोला था इसका जो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। वायर के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, वायर के ऊपर जो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी? लैम्डा थी। राइट, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला क्या मिला था? ई का, ई इज इक्वल टू क्या मिला था? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या मिला था? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वेर आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, देखो जब स्फीयर था तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया था, जब वायर आया तो क्या लिया हमने? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लिया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमें पता था ये सब कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पर एक और रिलेशन क्या मिला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे किसके लिए? हमारे लॉन्ग वायर के लिए। अब उसके बाद हमने कंसिडर किया था एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। क्या कंसिडर किया था हमने? एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। इसके ऊपर हमने क्या भर दिया था? पॉजिटिव चार्जेस। अब ये शीट का भी हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। तो ये बोलेंगे कि इसके ऊपर जो चार्जेस है या इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। अब यहाँ पर वापिस एक पॉइंट लिया था हमने, पॉइंट पी। क्या लिया था? पॉइंट पी लिया था। और मुझे इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज शीट। ये कहां से कहां तक गया था? प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, बिकॉज हमें क्या बोला है? इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। फिर हमने क्या किया था? यहाँ पर एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बनाया था। क्या बनाया था हमने? इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर। याद रखो इसका लेंथ था L। सिलेंडर में इस जो गॉसियन सिलेंडर बना उसका लेंथ कितना था? L। ठीक है, और इसका रेडियस कितना था? स्मॉल r। अब यहां पर हमने बोला था इसका एरिया है A। एरिया कितना है? A। और हमें पता है यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना था हमारा? r। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था हमारा? 2r। इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला मिला था? E का। E का फॉर्मूला मिला था हमें, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस फॉर्मूला में हमें दिख रहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट था उसके फॉर्मूले में कोई डिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए हमने यहां पर क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शीट। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की हो या इस पॉइंट की हो या इस पॉइंट की हो या इस पॉइंट की हो, सब पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर क्या हो रहा था? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा था? जैसे जैसे डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसके बाद हमने देखा था, इसके बाद का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद का टॉपिक क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें हमने क्या निकाला था? इसका सबसे पहला टॉपिक था एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था कि हमारे पास एक पॉइंट O है जिसके ऊपर चार्ज क्या रखा था मैंने? +Q। राइट, और यहां पर एक चार्ज कंसीडर किया था मैंने एट पॉइंट A।
जिसको मैंने क्या बोला था, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। क्या कहा था मैंने, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, राइट। और ये डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, इसको कितना दिया था मैंने, R1। अब हमें पता था इस क्यू की वजह से इसके ऊपर क्या लगने वाला है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाला है, Fe इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाला है किस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसको क्या करने वाला था, रिपल करने वाला था। पर हमारा काम क्या था, हमें इस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को उठा के ए से कहाँ लेके आना था, बी पे। मतलब मुझे क्या करना है, इसको ए से बी पे डिस्प्लेस करना है। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना दिया था हमें, dx। और हमें बोला गया था द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी इज R2। तो मतलब यहाँ पर हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स की बात की थी, किसकी बात की थी, एक्सटर्नल फोर्स की बात की थी, F एक्सटर्नल। और यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा था मैंने, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ Fe, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे। कैसे लग रहे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे, बराबर। ये फोर्स तो इस चार्ज की वजह से लग रहा है, ये फोर्स हम लगाएंगे ताकि ये चार्ज क्यू नॉट ए से कहाँ पर आ जाए, बी पे आ जाए। इसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था, U इज इक्वल टू के, यहाँ पर एक बड़ा क्यू है, फिर उसके बाद छोटा क्यू, क्यू नॉट अपॉन, या अपॉन नहीं तो सॉरी, ब्रैकेट में 1/R2 माइनस 1/R1। ये कब फॉर्मूला मिलेगा, जब हम पॉइंट चार्ज क्यू को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे शिफ्ट कर रहे हैं। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत छोटे डिस्टेंस पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। फिर इसका हमने केस देखा था, क्या देखा था हमने, इसका एक केस देखा था। कैसा केस था, चार्ज क्यू तो अपनी जगह पे था, ओ पे था ये चार्ज क्यू, कौन सा, कैपिटल वाला। पॉइंट बी भी अभी अपनी जगह पे था, पर ए को मैं कहां पर लेके गया था, इन्फिनिटी पे। ए को मैं कहां पर लेके गया था, इन्फिनिटी पे। तो पहले जो डिस्टेंस ओ और ए के बीच में कितना था, R1। अब ओ और ए के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि मैं ए को कहां लेके गया हूं, इन्फिनिटी। तो अब जो पहले पॉइंट चार्ज कहां पर था, R1 पे था, अब ये कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। अगर देखो यहाँ पर R1 कब लिया था, जब OA था। अब यहाँ पर क्या लिया है, OA क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो इसको दे दिया था हमने डिस्टेंस OB को R। मतलब यहाँ पर क्या माना था हमने, R1 बन गया इन्फिनिटी, R2 बन गया R। R2 क्या बन गया, R, बराबर। तो इसी फॉर्मूला में हमने क्या किया था, पुट किया था इसको, कि इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे चार्ज लाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, कितना इसके पास एनर्जी स्टोर होगा। तो हमें क्या मिला था, U इज इक्वल टू, सिंपली क्या किया था हमने, R2 की जगह R पुट कर दिया था और R1 की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो K कैपिटल Q नॉट 1/R2 की जगह क्या आएगा, 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, बराबर। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया था, 0। अपने पास क्या बचा था, U इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन R। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जब हम किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से कहा ला रहे हैं, पॉइंट बी पे ला रहे हैं। अगर फाइनाइट डिस्टेंस का ही डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, तो ये देखा था हमने किसका, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। ये इसमें देखा था हमने, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देखा था हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब एक ही चार्ज है अभी मेरे पास, कितना है, एक ही चार्ज है, पॉइंट चार्ज पोटेंशियल। तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो हमने क्या कंसिडर किया था, एक डायग्राम कंसिडर किया था। मान लो यहाँ पर पॉइंट O पे एक चार्ज प्लस Q है, तो इस प्लस Q की वजह से इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल आएगा, कितना पोटेंशियल आएगा, इसकी बात की थी हमने। मान लो ये डिस्टेंस है R, कितना डिस्टेंस है, R। तो चार्ज और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, राइट। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ रहा था, हमने बोला था V एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, कितना आ रहा था, KQ/R, where R is the distance between the charge and that point. R is the distance between charge and that point. ठीक है,
इसके बाद हमें किसका रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल मतलब V होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E। इनके बीच में हमें रिलेशन चाहिए था। क्या चाहिए था, रिलेशन। इसके लिए हम कहाँ गए थे, इसके लिए हम गए थे पोटेंशियल के डेफिनेशन के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू, बराबर। चलो चार्ज लिख देता हूं फिर यहां पर, पहले पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पोटेंशियल लिख दूंगा। वर्क डन हमें पता है, हम जो भी वर्क डन करते हैं इसमें, हम जो भी क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, जो भी काम करेंगे, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो भी हम जितना भी काम करेंगे हम, वो उस चार्ज में किसकी तरह स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज क्यू, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज क्यू, बराबर। अब मैंने यू का फॉर्मूला देखा था, यू का फॉर्मूला क्या मिला था मुझे, इन्फिनिटी वाला, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर। क्या मिला था, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर। यू की जगह पुट कर दो, क्या बन जाएगा ये, के क्यू क्यू अपॉन आर इंटू क्यू, ये क्यू नीचे था पहले से, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, बराबर। तो वी का फॉर्मूला क्या बचा, के क्यू अपॉन आर, क्या बचा, के क्यू अपॉन आर, जो हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता था। क्या होता था, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन आर इंटू आर। अब ये देखो, के क्यू इंटू अपॉन आर क्या है, के क्यू अपॉन आर क्या है, पोटेंशियल है। इसको क्या लिख देंगे अपन, E इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहाँ पर माइनस साइन देते, क्यों माइनस साइन देते, याद रखो, जब हमने इसके पहले का देखा था पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पर O था, यहाँ पर B था, यहाँ पर A था। हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या जा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जा रहा था, और हम लोग वर्क डन किस तरफ कर रहे थे, इस तरफ कर रहे थे। वर्क डन कैसे कर रहे थे, इस तरफ कर रहे थे, क्योंकि मुझे ए से कहां पर लाना था, चार्ज बी पे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो ये याद रखो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। इसके बाद देखा था हमने, ये पॉइंट चार्ज के लिए देखा था, पॉइंट चार्ज रहेगा अगर आपके पास, क्या है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर, क्या है फॉर्मूला आपके पास, के क्यू अपॉन आर। उसके बाद हमने देखा था डाइपोल के लिए, इसलिए देखा था हमने डाइपोल के लिए। डाइपोल में क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके बीच में डिस्टेंस 2l, ठीक है। ये हो गया मेरा डाइपोल। इसके लिए हमारे पास 3 केसेस थे, अलोंग एक्सिस, उसके बाद अलोंग इक्वेटर, और उसके बाद आर्बिट्री पॉइंट। मतलब जो हम जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, सबसे पहले केस में जो पॉइंट है वो किसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग है। मतलब यहाँ पर पहले था मेरा पॉइंट पी, एक्सिस पे था, किसके, डाइपोल के। सेकंड केस में क्या था मेरा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये सेंटर है अपने डाइपोल का, और ये लेंथ है 2l, और अपना जो पॉइंट था वो कहां पर था, इक्वेटर पे था, बराबर। और थर्ड कंडीशन क्या था हमारा, ये डाइपोल हो गया मेरा प्लस क्यू,
माइनस क्यू, ये डिस्टेंस 2l, और यहाँ पर ना ही एक्सिस पे ना ही इक्वेटर पे, ऐसे किसी भी जगह पे क्या था मेरा पॉइंट P था। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया था इस सेंटर से, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से ये डिस्टेंस कितना था, r लिया था हमने, ये l था और ये भी क्या था, l। यहाँ पर भी ये l, ये l, और डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल सॉरी पॉइंट एंड सेंटर ऑफ डाइपोल कितना था, r, कितना था, r। और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ डाइपोल बन गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल कितना था, r। मतलब जितने भी डिस्टेंस लिए हमने वो किसके करस्पॉन्डिंग लिए, सेंटर ऑफ डाइपोल के करस्पॉन्डिंग लिए। जितने भी हमने क्या लिए हैं, डिस्टेंस लिए हैं पॉइंट के, वो किसके करस्पॉन्डिंग लिए हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल के। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस है, r। ये कितना था मेरा डिस्टेंस, l, और ये भी l। ठीक है, तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला क्या मिला था पोटेंशियल का, के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिला था, के पी अपॉन आर स्क्वायर, किसके अलॉन्ग, एक्सिस के अलॉन्ग, वेयर पी इज डाइपोल मोमेंट। इसका भी अपना फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बराबर। उसके बाद इक्वेटर के लिए क्या मिला था, 0। क्या मिला था, 0। और उसके बाद आर्बिट्री पॉइंट के लिए क्या मिला था, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वह थीटा क्या था, ये जो लाइन बना रहा है इसका डिस्टेंस किसके साथ, डाइपोल के साथ, उसको बोलते थे हम लोग थीटा। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, एक्सिस के लिए, इक्वेटर पे और आर्बिट्री पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने लायक है कि इक्वेटर पे किसी भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट इक्वेटर पे रहा, कोई भी पॉइंट अगर इक्वेटर पे रहा तो उसका पोटेंशियल कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो ये था अपना किसका, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से। इसमें और कुछ बताने लायक है क्या, हाँ देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है वो नेगेटिव चार्ज के नजदीक है, पॉइंट P कहाँ है, नेगेटिव चार्ज के नजदीक, इसलिए फॉर्मूला में यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे। अगर ये पॉइंट P यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज के नजदीक, तो V बन जाएगा V एक्सिस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरा ये पॉइंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आ गया, मतलब यहाँ की जगह में यहाँ का डाइपोल निकाल रहा हूँ या पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड पी कम है एज कंपेयर टू प्लस क्यू एंड पी। तो जब भी पॉइंट माइनस क्यू के नजदीक रहेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और अगर ये पॉइंट को शिफ्ट करके मैंने यहाँ पर कर दिया और इसको डिस्टेंस बना दिया r, तो ये नजदीक है अभी प्लस क्यू के, तो फॉर्मूला बन जाएगा v आर्बिट्री इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉइंट किस चार्ज के नजदीक है उसके ऊपर डिपेंड क्या करेगा, हमारा फॉर्मूला का प्लस और माइनस साइन डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा क्या, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसके बाद पढ़ा हमने पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर ऑफ चार्जेस मतलब मेरे पास क्या है, बहुत सारे चार्जेस है। मान लो ये मेरा चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज हो गया Q2, ये चार्ज हो गया Q3 और ये चार्ज हो गया Qn। मुझे इस पॉइंट P पे इन सब चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है वो निकालना है। इन सब चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है वो निकालना है। ये क्या होता है, डिस्टेंस r1 मान लिया, इसको r2, इसको r3 और इसको rn। मुझे पता है पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। सिंगल चार्ज की वजह से इतना है, तो सब चार्जेस की वजह से कितना रहेगा, सबका एडिशन। तो वी एफ पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज। कहाँ तक जाना है, पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज तक। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्या आएगा, के क्यू वन अपॉन आर वन, के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज टू के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज थ्री के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री डॉट 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 कहाँ तक, प्लस के क्यू एन अपॉन आर एन।
तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे तो सिंपली क्या करना है, मुझे हर एक पॉइंट की वजह से पोटेंशियल ऐड करना है। ठीक है, ये तो हो गया अपना किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। अब इसके बाद का टॉपिक था अपना पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में था, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल का टॉपिक खत्म हो गया हमारा, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में किसका टॉपिक खत्म हुआ, पोटेंशियल का। पोटेंशियल में हमने क्या देखा, ड्यू टू सिंगल चार्ज कितना था, के क्यू अपॉन आर, फिर ड्यू टू डाइपोल कितना आया एक्सिस पे के पी अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेटर पे 0 और आर्बिट्री पॉइंट पे के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और एन नंबर की वजह से जितने भी चार्जेस रहेंगे उनके पोटेंशियल को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या देखना है मुझे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले एक कंसेप्ट था, वो वापिस समझ लेते हैं। अगर मेरे को चार्जेस इंफिनिटी पे है, किस पे है, इंफिनिटी पे, ले चार्ज Q1 और चार्ज Q2, मुझे इसको लेके आना है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। पॉइंट ए का डिस्टेंस है और एक्सिस ओरिजिन से R1 बार और पॉइंट बी का डिस्टेंस है R2 बार। ठीक है, मुझे इस Q1 को लेके कहाँ आना है, पॉइंट ए पे। तो यहाँ पर हमने एक अजम्पशन किया था कि यहाँ पर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो जब मैं Q1 को पॉइंट ए पे लेके आऊंगा तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई अपोज करने के लिए प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, जब मैं Q1 को लेके आ रहा तो वर्क डन कितना है, 0। जब Q2 को लेके आऊंगा कहाँ पर, बी पर, तब इसको अपोज करने के लिए पहले से बैठा है, Q2 को अपोज करने के लिए Q1 पहले से बैठा है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। मुझे क्या करना है, Q2 को उठा के बी पे लेके आना है, पर Q1 क्या करेगा, अब क्या करेगा, अपोज करेगा या रिपल करेगा, बराबर। तो यहाँ पर वर्क डन क्या था, कुछ तो था, वर्क डन क्या था, कुछ तो था, बराबर। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया था हमने R12। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया था अपना, इसके लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि ये अपोज कर रहा है कौन, Q1। टोटल वर्क डन कितना हो गया था, W1 प्लस W2, बराबर। W1 कितना है हमारे पास, 0। W2 मतलब क्या होता है, वर्क डन, मतलब वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं, पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, W2 मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, कि कैपिटल Q इंटू Q0 अपॉन आर। अगर ये दो चार्जेस थे, आर क्या था, इनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो चार्जेस क्या है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। तो U2 क्या बन जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, R12। ये क्या बन जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन R12। तो वर्क डन ये मिल गया मुझे, या तो फिर मैं वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12। ये फॉर्मूला कब था मेरे पास, जब मैं दो चार्जेस को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आ रहा हूँ। तो इसका ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, मतलब 2 पॉइंट हो तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, देखो पहले कहां पर थे, Q1 Q2 Q3 कहां पर थे, इंफिनिटी पे। इसको लेके आना है मुझे A पे, B पे, C पे, बराबर। इसका डिस्टेंस है यहां से R1 बार, R2 बार और 3 बार। सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, वो याद रखो, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, वो याद रखो। इनके बीच में डिस्टेंस R12, इनके बीच में है R23। मुझे क्या करना है, हर एक डिस्टेंस कंसीडर करना है, किसके बीच में, चार्जेस के बीच में। तो 3 चार्जेस है तो 3 डिस्टेंस आएंगे, 3 चार्जेस है तो 3 डिस्टेंस आएंगे, और ये बन गया मेरा
R1 3। ठीक है, अगर मेरे पास 3 चार्जेस है 1 2 3 से Q1 Q2 और Q3 बराबर, तो मुझे हर एक चार्ज के बीच का डिस्टेंस कंसिडर करना है। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। क्या कंसिडर करना है मुझे? हर एक चार्ज के बीच का डिस्टेंस कंसिडर करना है। तो यहाँ पर कितने डिस्टेंस हो गए? 3। तो कितने पोटेंशियल एनर्जी आएगी? 3 आएंगी। अगर 3 चार्जेस है तो कितने पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करना है? 3। कैसे कैसे? सबसे पहले किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। सबसे पहले कितने बीच में? इजी याद रखो, चार्ज Q1 है, Q2 है और Q3 है। एक एक का पेयर बनाना है। क्या बनाना है? एक एक का पेयर बनाना है। क्या फाइंड करना है मुझे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम। तो सबसे पहले पेयर किसका बनेगा? Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 कितना है? R12 प्लस Q2 Q3 का पेयर बनाया मैंने, K Q2 Q3 अपॉन R23, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस, प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 का डिस्टेंस, 1 और 3 का पेयर बनाया था। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सेकंड एंड थर्ड चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज। अगर मेरे पास 4 चार्जेस रहते से Q1 Q2 Q3 एंड Q4 बराबर, तो यहाँ पर देखो कितने एडिशन बनेंगे? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कितना हो गया? ये कितना हो गया? नहीं, 3 पॉइंट तक ही याद रखो। कितने पॉइंट के लिए याद रखोगे? 3 पॉइंट के लिए। सिंपल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये था हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सॉरी, 2 पॉइंट चार्जेस के बाद हमने एन पॉइंट चार्जेस भी देख लिया। एन पॉइंट मतलब 3 पॉइंट चार्जेस। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। इन एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो, इसको अच्छे से समझो। यहां पर पहले से मेरे पास कोई शीट प्रेजेंट है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, बराबर। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर मैंने क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल फील्ड पे हम लोग क्या करें? इंफिनिटी से कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट पे बेस Q1 को या Q को मान लो, क्या लेके आ रहा हूं? चार्ज लेके आ रहा हूं। कहां से? इंफिनिटी से। तो यहां पर Q हो गया, हाँ या नहीं? तो ऐसे टाइम पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल। मान लो ये डिस्टेंस R है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है? R है। तो अब मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन R, K इंटू क्यू अपॉन R, हाँ या नहीं? K इंटू क्यू अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज। और चार्ज Q which we have bring from infinity to point inside the external field, इसको हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इसको कहेंगे हम लोग V, पोटेंशियल एट पॉइंट R इंटू जिस चार्ज को ला रहे हैं उसको। ये हो गया हमारे सिंगल चार्ज के लिए। किसके चार्ज के लिए? सिंगल चार्ज के लिए। अगर एक ही चार्ज को हम लोग क्या करें? एक्सटर्नल फील्ड में ला रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन एज पोटेंशियल एट डिस्टेंस R इंटू जिस चार्ज को ला रहे हैं वो, इंटू जिस चार्ज को ला रहे हैं वो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास एक और पॉइंट आ गया, से ले Q, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब इस पॉइंट को मैं लेके जा रहा हूं इस पर, से पॉइंट O पे। इसका डिस्टेंस है यहां से, ये R1 हो गया अभी और ये R2 हो गया। तो देखो
जब इसको यहाँ पर लेके आ रहा था तो इतना पोटेंशियल एनर्जी लग रहा था, इसको लेके आऊंगा तो भी ऐसे ही कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। तो जब मैं Q1 को लेके आ रहा हूँ, इसको लेके आ रहा हूँ Q1 को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रहा है मुझे, U1 V ऑफ R1 इंटू Q1। पहले R था ना, अब डिस्टेंस कितना हो गया R1। जब Q2 को लेके आऊंगा तो Q2 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का क्या आएगा, एक एक्सटर्नल फील्ड फोर्स लगाएगा किस पे, Q2 पे। किस पे लगाएगा, Q2 पे। तो जो एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, वो कैसे देंगे हम लोग, कैसे देंगे, V R2 इंटू Q2। क्या फॉर्मूला था अपना, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पे अगर पोटेंशियल आएगा तो क्या रहेगा, V R इंटू Q, पोटेंशियल एट पॉइंट R इंटू जो चार्ज को हम लोग ला रहे हैं वो। जब चार्ज 1 को लेके आएंगे तो R1 इंटू Q1 करेंगे, और चार्ज 2 को लेके आएंगे तो R2 इंटू Q2 करेंगे। ये तो किसकी वजह से हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब जब मैं इसको ला रहा था Q2 को, कहाँ पर, पॉइंट O पे, तब ये भी तो यहाँ पर प्रेजेंट था, तो ये भी क्या लगाएगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, ये भी क्या लगाएगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, किस पे, Q2 पे। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड K Q1 Q2 अपॉन R12। मतलब जब चार्ज Q2 को मैं लेके आ रहा हूं तो यहाँ पर कितने पोटेंशियल लग रहे, दो पोटेंशियल एनर्जी लग रहे, एक ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड और एक ड्यू टू चार्ज Q1। और मुझे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्जेस का फॉर्मूला पता है, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2। तो ये कितना हो जाएगा, V इंटू R1 इंटू Q प्लस V इंटू R2 इंटू Q प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, where R12 is the distance between Q1 and Q2। जब Q1 को ला रहे थे तो सिर्फ कौन पोटेंशियल लगा रहा था, पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा था, एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा था। बट जब मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ किसमें, पॉइंट O पे, तो एक्सटर्नल फील्ड भी अपोज कर रहा है और ये चार्ज Q1 भी अपोज कर रहा है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ Q2 इज द एडिशन ऑफ this both, this is due to external electric field and this is due to point charge Q1। तो ये हो गया सिस्टम का मतलब, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड में मुझे दो चार्जेस लाने हैं तो मुझे इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात की थी हमने डाइपोल की, किसकी बात की थी, ये हो गया किसके लिए, फॉर पॉइंट चार्ज, मतलब एक चार्ज को लाना है। तो ये हो गया मेरा किसका, फॉर 2 पॉइंट चार्ज, मतलब दो चार्जेस को लाना है। तो अब बात करते हैं डाइपोल की एक्सटर्नल फील्ड में। एक्सटर्नल फील्ड हो गया और ये मेरा हो गया डाइपोल, प्लस Q माइनस Q। यहां पर फोर्स लग रहा था इस पे, कौन सा, यहां पर Fe लग रहा था और यहां पर भी क्या लग रहा था, Fe, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि मुझे पता है यहां पर कौन सा प्लेट प्रेजेंट है, सॉरी उल्टा बनाया क्या, चलो मान लो यहां पर नेगेटिव प्लेट प्रेजेंट है, नहीं उल्टा ही बना है, फोर्सेस के डायरेक्शन अलग हो जाएंगे। यहां पर कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, यहां पर प्रेजेंट है नेगेटिव प्लेट, जिसकी वजह से क्या आ रही है, एक्सटर्नल फील्ड आ रही है। बराबर, हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट है और ये नेगेटिव डाइपोल है, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ पुश करेगा। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव डाइपोल है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको इस तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पर आएगा Fe, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्या मिला था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी P इंटू ई ब्रैकेट में cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, बराबर, where थीटा नॉट इज इनिशियल एंगल ऑफ डाइपोल एंड थीटा इज फाइनल एंगल ऑफ डाइपोल। P क्या था अपना, डाइपोल मोमेंट, और E है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर डाइपोल इन एक्सटर्नल
फील्ड। ठीक है, अगर एक चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वी आर इंटू क्यू, दैट इज पोटेंशियल एट आर इंटू चार्ज जिसको लेके आ रहे। यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, पहले को लेके आएंगे तो वी आर वन इंटू क्यू, दूसरे को लेके आ रहे तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, वी आर टू इंटू क्यू, और क्यू वन भी क्या लगाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, वो कितना रहेगा, ये क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू। तो ये हो गया अपना किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ था, दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। क्या स्टार्ट हुआ था, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके बाद हमारा टॉपिक था कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था हमने डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कब, when placed in external electric field। मतलब मैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को या किसी भी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो क्या दिखाएगा, मुझे इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। फिर हमने दो टाइप पढ़े थे इसके, पोलर और नॉन पोलर। हमने क्या बात की थी, जो नॉन पोलर है उनके नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड, एक के नीचे एक है। और जो पोलर है उनके कोइंसाइड नहीं होते, उनके बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होता है, बराबर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड, और यहाँ पर क्या है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस डी पे है। तो मैंने क्या बोला था, अगर मैं एक पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका कुछ मोमेंट होगा, इसका मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो इसका मोमेंट क्या होता है, जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसकी बात करूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, पोलर मॉलिक्यूल का मोमेंट जीरो नहीं होता। क्यों, बिकॉज इट हैज सम डिस्टेंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज मुझे मोमेंट का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस तो एक दूसरे के नीचे ये कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। तो P भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये था एक पोलर मॉलिक्यूल के लिए और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। फिर इसका हमने शीट देखा था, पोलर शीट और नॉन पोलर शीट। ये पोलर शीट, ये नॉन पोलर शीट। पोलर शीट में हमने क्या बोला था कि जो अपने पोलर मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में है। वो कैसे है, रैंडम मोशन में है। और यहां पर कैसे है, ऊपर नीचे 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 ऊपर नीचे, बराबर। अब जब मैं शीट की बात करूंगा तो इसका जो नेट मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो, और इसका भी कितना हो जाएगा, जीरो। मैंने याद रखने के लिए क्या बोला था, पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो नेट मोमेंट जीरो नहीं है, पर अगर मैं शीट की बात करूं तो उनका नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। फिर हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा था। जैसे मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो ये कैसे अरेंज हो गए थे, अच्छे से अलाइनमेंट हो गया था इनका। यहाँ पर सब थे नेगेटिव चार्ज शीट के, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव के पास कौन आया था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अरेंज हो गए थे। और यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट था किसका, डायपोल का, जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, बराबर। तो इसके बाद अभी कुछ नेट मोमेंटम आ गया विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी क्या आ गए, सब अलाइन हो गए अच्छे से और इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस डी है। यहां पर भी क्या हो गया था, अगर मैं जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, हमने क्या रखा था, एक्सटर्नल फील्ड में रखा था। यहां पर थे नेगेटिव चार्जेस, यहां पर थे पॉजिटिव शीट। क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायपोल का क्या हो गया था, इनके बीच में कोई डिस्टेंस आ गया था, इनके बीच में क्या आ गया था, डिस्टेंस आ गया था। इसके पास आ गए थे नेगेटिव पॉजिटिव
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। पहले कोइंसाइड हो रहे थे, अब कोइंसाइड नहीं हो रहे, तो इनका भी क्या हो जाएगा, कुछ डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या दिया था, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था और डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट समझा था। उसके बाद बात की थी हमने कैपेसिटर की। किसकी बात की थी, कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर का डायग्राम कैसे याद है, याद होगा आपको। यहां पर दो प्लेट ली थी, एक को मैंने आइसोलेट कर दिया था और एक को अर्थिंग कर दिया था, ताकि इसके पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाए, अर्थ में चले जाए। इसको पॉजिटिव चार्ज से फिल किया था, इसको नेगेटिव चार्ज से फिल किया था, और इनके बीच में क्या था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या था इनके बीच में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बराबर। अब जब मैंने ये बात की थी, तो इसके साथ हमने किसकी बात की थी, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। मतलब कोई भी कैपेसिटर कितने चार्जेस खुद के अंदर स्टोर कर सकता है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसका हमें फॉर्मूला मिला था क्या, Q इज इक्वल टू CV। इसको बोला था हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, where Q is charges inside the capacitor, C is the capacitance of capacitor and V is the potential of that capacitor। जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी, किसकी बात की थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने इसके दो टाइप देखे थे, विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विथ डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, ये दोनों प्लेट्स के बीच में क्या बन गया, एयर आ गया, और यहाँ पर कोई मटेरियल रहेगा, जैसे कि ग्लास रहेगा या तो माइका शीट रहेगा। तो जब मैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस निकाला तो सी क्या मिला था मुझे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, where d is distance between the plate, a is area of sheet, and epsilon naught is permittivity constant of the dielectric medium। ये क्या मिला था मुझे, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं था। यहां पर क्या मिला था, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, where K is dielectric constant। K is dielectric constant, और मुझे यहाँ से C इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट मिला था। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू के टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि मुझे पता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या होता है, सी नॉट। तो ये था हमारा क्या, इसके बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए ये फॉर्मूला, विद डाइलेक्ट्रिक के लिए ये फॉर्मूला। उसके बाद हमने देखा था वर्क डन टू स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर। क्या लिया था हमने, दो प्लेट लिया था, इसको आइसोलेट कर दिया था, इसको अर्थिंग कर दिया था। यहाँ पर क्या लगाई थी हमने, बैटरी लगा दी थी। अभी इनिशियली कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमने वर्क डन क्या मिला था, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 Q²/C। ये क्या मिला था मुझे, वर्क डन। मतलब इतना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे इस प्लेट के ऊपर क्या लाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए, ठीक है। फिर इसका मैंने हमें एक और फॉर्म भी देखा था, जब मैंने क्या किया था, Q इज इक्वल टू CV पुट कर दिया था, तो मुझे क्या मिला था, वर्क डन 1/2 CV²। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसी के साथ अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया था, राइट। तो ये था आपका वन शॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। वापिस से एडवाइस दे रहा हूँ कि ये वन शॉट वीडियो तभी ही देखिए जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार अच्छे से गो थ्रू किया हो। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर इज ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, ओके।